हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की सेशन में। मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग अभी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ये डी एंड एफ ब्लॉक का तीसरा लेक्चर है। हम लोग अभी तक फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक का। चूंकि इस चैप्टर में हमें दो ब्लॉक्स पढ़ने हैं, डी एंड एफ दोनों ब्लॉक्स में पढ़ने हैं, तो हम लोग पहले डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एफ ब्लॉक पे आएंगे। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक शुरू किया था जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। सेकेंड लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू किया था और उसमें एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक साइज है और आयनिक रेडियस है, उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आप लोग क्लास 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में। होता क्या है ये कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऑटोमोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हमें एनर्जी देना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कोई एक एटम है, ठीक है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसमें कई सारे सेल्स होंगे। ठीक, उसके अंदर में जो इनर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीन 6 7। तो जो वैलेंस सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस एटम से बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी जो देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चूंकि सेंटर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। आप लोगों को पता होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर इसे हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to remove valence electron from isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom is known as ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जरा सा आप सुधार कर लेना, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ लिए होंगे क्लास 11th में। ठीक है, बट अब यहाँ से आगे हमें एलिमेंट के आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में चर्चा करनी है इस लेक्चर में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया आपको। क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, वो जो होता है क्या कि अगर हम किसी एटम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालें, न्यूट्रल एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो उस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम IE1 से डिनोट करते थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसके बाद अगर हमें उससे फिर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालना है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, IE2। ठीक, और जब हम किसी एटम से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरी बार जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ
कि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक, और सपोज करो कि इसके वैलेंस शेल में 2-3 इलेक्ट्रॉन और हैं, ठीक है, 2-3 इलेक्ट्रॉन इसमें और हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे फिर से अगर निकालना हुआ तो इसके लिए जो ये होगा 1 और इसके लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा 2, और जो ये दूसरी बार जो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है उसे हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और वो पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, चलिए उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले एक और हम केस आपको बताना चाह रहे हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब अगर फिर से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, IE3 जो है वो IE2 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 11 के पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन हम 3 का कंपैरिजन अगर हम फर्स्ट वाले से करें तब तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है IE1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है कि सक्सेसिव जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगे उससे एटम से, तो जो सेकेंड थर्ड जो एनर्जी हमें देना पड़ रहा है, सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है, जो सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, उसकी वैल्यू फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस क्या करता है, अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसे हमने क्या कहा था, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है, बाहर निकलते जाएंगे, न्यूक्लियस के द्वारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है, जो जेड इफेक्टिव है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज करती जाती है। और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब वैलेंस सेल को जो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगेगा, हमें उसे बाहर निकालने में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, इसे बाहर निकालने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें ताकत लगानी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ते जाता है, और जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज कर जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिपेंड करता है किस पे, जेड इफेक्टिव पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, पहला जो है किस पे डिपेंड करता है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे समझाया, जो पहला डिपेंड किस पे करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसकी वजह से क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है किसके ऊपर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कि जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को मैं यहाँ पे IE से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स का, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स का। तो ये हमारा पहला रीजन था, ये पहला जो फैक्टर था जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को अफेक्ट करेगा, और क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू बढ़ते जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है, जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है हमारा,
रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के आपस में जो रिपल्सन होता है वो भी कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसको अफेक्ट करता है। देखो कैसे, न्यूक्लियस तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था जिसकी वजह से इसे बाहर निकालने में हमें परेशानी हो रही थी, बट न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निगेटिवली चार्ज हैं, और आपको पता होगा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं और हमें उतना ही कम एनर्जी देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इस रिपल्सन वाले फैक्टर को काउंट करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था आपको, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसे आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आसानी से बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हुआ होगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये आसानी से बाहर नहीं निकला, लेकिन रिपल्सन की वजह से अगर ये बाहर निकल रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हुआ होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कब कम होगा, जब उसके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स जो लगाया जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसे कोई बीच में रोक दिया हो। तो जो रिपल्सन वाला जो फैक्टर है, इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्सन वाला जो फैक्टर है उसे काउंट करने के लिए हम शिल्डिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, अगर ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स को ज़्यादा सील्ड कर दे रहा है, न्यूक्लियस को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जो रिपल्सन वाला फैक्टर है उसे हमने शिल्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था, ठीक है, ठीक। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतना ही कम होगी, ठीक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग पावर। मतलब अगर ज़्यादा शिल्डिंग पावर है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है उसे लगने नहीं देगा, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और ऐसा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साथ में शिल्डिंग पावर, शिल्डिंग पावर। इनर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा शिल्ड करेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतना ही कम होगी, ठीक है। अब आते हैं, ये तो दो कॉमन फैक्टर्स थे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अब जो इस चैप्टर में एक नया फैक्टर पढ़ना है वो है हमारा एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक। जो हमारा तीसरा फैक्टर है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक। एक्सचेंज एनर्जी, इसे अगर आप पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से अदला बदली जैसा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि अदला बदली करने में जो एनर्जी यूज हो रहा होगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, एग्जैक्टली यही करना है, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी पे डायरेक्ट आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिख रहे होंगे तो कोई भी जो सबसेल होता है SPDF, जनरली PDF, जो तीन सबसेल हैं PDF, ठीक है, उसमें जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि वो अगर यदि हाफ फिल्ड या फुल फील्ड उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उस केस में वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे D5 ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू D4, D3, D2, D1 के कंपेरिजन, ठीक है। ये स्टेबल होता है इनके कंपेरिजन में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ठीक है। सेम आप लोगों ने पढ़ा होगा D6, D7, D8, D9 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा क्या D10, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों?
क्योंकि ये हमारा हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, और ये हमारा क्या है, फुल फील्ड है। इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अस्टेबल होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अस्टेबल। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसा होता क्यों, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। चलिए अब आते हैं उस एक्सचेंज एनर्जी पे। तो वो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले ले D4 का, ठीक है, सॉरी D3 का एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम अगर लिखे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, या मैं पिछले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक फिक्स सेल में, किसी एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। अब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसेल के अंदर रहते हैं। अगर हम सबसेल में देखें तो सबसेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, तो जो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये सबसेल है डी सबसेल, इस डी सबसेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, इन ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है सेल में जब रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में चक्कर लगा रहे होते हैं, और उस सेल के अंदर जो सबसेल है, सबसेल के अंदर जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में भी अपना पोजीशन जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पोजीशन ऑर्बिटल के अंदर भी एक दूसरे से चेंज करते रहते हैं, और इस दरमियान अपना पोजीशन एक्सचेंज करने के दरमियान यहाँ हो क्या रहा है, एक्सचेंज ही तो हो रहा है। ये यहाँ चला जा रहा है और ये यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पोजीशन इनका एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे से। तो इस पोजीशन को एक्सचेंज करने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। बात समझ में आई? तो जब भी कोई भी सिस्टम का एनर्जी, जब भी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, वो अगर यदि अपने से एनर्जी को दूर फेंक रहा है, तो रिलीज कर रहा है, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। और जब भी किसी सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करता है तो वो स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, क्या करता है, वो स्टेबिलिटी गेन करता है। तो देखो D1 ले ले, D1 में तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसी के साथ ये पोजीशन अपना एक्सचेंज कर नहीं पाएगा। अगर पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा, अगर पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उसकी एनर्जी हाई रहेगी, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा। D2 में अगर हम बात करें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बस एक्सचेंज जो है बस एक ही पॉसिबल होगा। ठीक है, D2 के केस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। D3 के केस में देखो 3 पॉसिबिलिटी है। D4 अगर आ जाएगा यहाँ पे तो फिर थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाएगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन D5 के केस में क्या होता है ना, D5 के केस में सबसे अधिक अपनी पोजीशन को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और स्टेबिलिटी D5 की बढ़ जाती है। बात समझ में आई, एक्सचेंज एनर्जी। 5। ठीक है, ये क्या है हमारा D5। तो D5 के केस में इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कर सकता है इन कंपेरिजन टू D1, D2, D3, D4, D5। इसीलिए D5 जो है वो बाकी इन 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ में आई कि ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल था। हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी है उसके पीछे का रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। सिमिलरली अगर हम आए इधर इनके ऊपर तो देखो D10, ठीक है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर D5 तो बहुत ज़्यादा अपना एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो गया है। अगर D6 का हम केस ले तो वो तो इससे भी और ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करेगा क्योंकि इसमें एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन D5 जो है वो कभी कभी D6 से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 यहाँ पे होता ये है कि पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन थे,
और सिंगली ये एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में फिल थे, ये अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आता है ना, ये क्या करता है कि ये आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ये जो चार है ये आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। और यहाँ पे अब आपको एक नया टर्म जो सीखना है कि ये जो पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं जिनका स्पिन सेम होगा, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे D5 और D6 के कंपैरिजन करके मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन तभी एक्सचेंज करेंगे जब उनकी स्पिन सेम होगी। देखो यहाँ पे इन चार का स्पिन सेम है, ठीक है, और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका स्पिन भी इन चारों से मैच कर रहा है, तो ये इनके साथ तो अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, बट इसकी स्पिन देखोगे तो ये अपोजिट स्पिन का है, ठीक है, ये अपोजिट स्पिन का है, ये अपना पोजीशन इनके साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाकी चार के साथ सेम स्पिन वाला है, ये भी अपना पोजीशन एक्सचेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इसमें एक्सचेंज कम होगी, एक्सचेंज एनर्जी कम होगा, कम एनर्जी ये रिलीज करेगा और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और यहीं अगर मैं D10 की बात करूं तो देखो यहां पे क्या होगा, ठीक है, 3 एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बन गया यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जो नीचे एरो वाले हैं वो अपना पोजीशन इस नीचे बिलो एरो वाले के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, और जो एबव एरो वाले हैं वो अपना एबव एरो वाले के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। बात समझ में आई? जिसकी वजह से इनके कंपैरिजन में ये जो D10 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आई? अगर मैं D9 की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना अपोजिट स्पिन वाले, उनके पास बस यहाँ पे से ये बिलो एरो वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो ये अपना पोजीशन एक्सचेंज कर ही नहीं पाएगा, एनर्जी कम रिलीज होगी और उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ठीक है, बात समझ में आया? एक्सचेंज एनर्जी है क्या? पोजीशन एक्सचेंज जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में करते हैं तो उसकी एनर्जी वो रिलीज करते हैं, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। क्या है एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी, ठीक। इसका डेफिनेशन मैं अगर आपको लिखने के लिए कहूं तो क्या आप लिख सकते हो? द एनर्जी रिलीज when the electron of same spin, the electron of same spin exchange their position, exchange their position in degenerate orbital। ध्यान रहे, degenerate orbital in degenerate orbital is known as exchange energy। एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। जब भी कोई सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक्सचेंज करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। देखो जो ये ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये जो सबसेल है जब एटॉमिक स्टेट में रहेंगे तो क्या होता है, उनका जो एनर्जी है सबसेल के अंदर की जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, हम इसे डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें मेनली
ट्रांजिशन मेटल के जो 3D सीरीज वाले मेटल्स हैं उनका यूज किया जाएगा। तो उसमें जब भी मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लिगेंड के साथ जब भी अटैच होगा, तो ये ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, कब? जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब। हम यहाँ पे अभी एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें जो 3D मेटल है हमारे, मेनली हम 3D मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जो 3D मेटल है उन मेटल का हम फ्री एटॉमिक स्टेट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो लिगेंड के साथ अटैक नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो सबसेल है, ठीक है, जो डी सबसेल है, इसकी जो ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या यहाँ मानेंगे हम कि एनर्जी इनकी सेम है, इन्हें हम क्या कहेंगे? डिजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम। तो जब भी कोई सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल में अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी। और ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी? हाफ फील्ड और फुल फील्ड में। द exchange energy will be maximum when the subcell are fully filled या हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, इसीलिए जब मैं फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था? क्रोमियम जो कि D4 था, एक इलेक्ट्रॉन S वाले से ले रहा था और D5 हो जा रहा था, वो हाफ फील्ड हो जा रहा था, स्टेबिलिटी वो गेन कर ले जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज एनर्जी। अब आते हैं हम अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो ऑर्डर है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो स्पेशली हमें 3D मेटल सीरीज के बारे में पढ़ना है, उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर आते हैं। ये हमारा टेबल। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखे हैं ये हमारे 3D सीरीज। ठीक है, ये 3D सीरीज है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये उसका एटॉमिक नंबर वाला, ये एटॉमिक नंबर का रो है। ठीक, हमें फोकस करना है किस पे? इस पे। ये आयनाइजेशन इंथैल्पी का यहां से कहानी शुरू हो रहा है। ठीक है, देखो ये जो है ये हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। जब हम ये मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा वो है हमारा ये। ठीक, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। मैंने पहला कंडीशन फैक्टर बताया था, आयनाइजेशन इंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं पीरियड में, क्या होता है? हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट बढ़ने पर क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है? हमारा बढ़ता है। इससे क्या होगा? हमें आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, देखोगे आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट में अगर जाएंगे हम फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो ऑर्डर है उसमें, तो देखो यहाँ 600 से शुरू हो रहा है और फाइनली जा के आ रहा है 900। इंक्रीज कर रही ना आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू। ठीक है, अगर ये टेबल आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ आप अपना NCERT का बुक खोल ले। ठीक है, उसमें ये टेबल काफ़ी क्लियरली आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखो यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 600 से जा कहाँ रहा है? 745, 906 तक इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये तो बेसिक जो आप लोग पढ़ के आए हैं कि लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो क्या होगा? हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। बट डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में क्या होता है कि जो ये इंक्रीज है लेफ्ट से राइट की ओर जाने के टाइम पे, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता है। ठीक, आप पी ब्लॉक पढ़े होंगे, बोरोन से जब फ्लोरीन तक आप जा रहे हैं, नियॉन तक जब जा रहे होंगे, तो क्या हो रहा कि ग्रेजुअली जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो इंक्रीज करती होगी। ठीक है, फर्स्ट नहीं तो सेकेंड थर्ड में आते आते आपको कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी दिखा होगा। बट यहाँ पे 3D मेटल सीरीज के केस में क्या होगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी के केस में ही आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे काफ़ी इरेगुलरिटी देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है वो कितना है? 631। यहाँ से फिर यहाँ जाने के बाद इंक्रीज किया 656। ठीक है,
लेकिन जैसे ही 656 यहाँ पे हम गए, ये हमारा टिटेनियम, जैसे ही हम वेनेडियम के पास गए, ये यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। होना क्या चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था। लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, आयनाइजेशन वैल्यू की, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसका अब रीजन समझते हैं। क्या था कि जब हम टिटेनियम से वेनेडियम की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए थी। ठीक है, होना ये चाहिए था, लेकिन हो क्या गया है, डी आई ये हो रहा है। ठीक है, होना ये चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था, वेनेडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट हो क्या रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वेनेडियम की कम हो जा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है, उसे समझने के लिए हम इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। पहले आर्गन 3d2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s1, ठीक है, सॉरी 4s2। और वेनेडियम को अगर हम लिखें तो क्या होगा, ऑर्गन 3d2 एंड 3d3 एंड 4s2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा आउटरमोस्ट सेल है। ठीक है, जहाँ पे हमारा कितना 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा जो 3d वाला है वो हमारा इनर है। देखो ये 4th सेल में है और ये 3rd सेल में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन d वाले हैं। ठीक, इसमें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आउटर में 2 और इनर में 3। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनर इलेक्ट्रॉन वाले रिपल्सन करते हैं। जितना ज़्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना ज़्यादा रिपल्सन करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रिपल्सन करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हमें उतना ही कम एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि वेनेडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, क्यों, क्योंकि इनर में, उसके इनर सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कंपेरिजन टू टाइटेनियम, जो कि ज़्यादा रिपल्सन कर रहे हैं और हम आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा समझने का अगर तरीका आप समझोगे तो देखो डी सबसेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप रिपल्सन वाला फैक्टर को कंसिडर ना करना चाहो, इस एक्सेप्शन को, ये जो केस आया है यहाँ पे, इसे अगर एक्सप्लेन करने के लिए आप रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करना चाहो तो आप शिल्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। देखो कैसे, डी सबसेल में टाइटेनियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है वो कम रोक पाएगा, वो कम सील्ड कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा सील्ड करेगा। अगर न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है वो अगर यहाँ पे ज़्यादा सील्ड हो जा रहा है तो न्यूक्लियस इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर यदि अट्रैक्टिव फोर्स को यहाँ पे सील्ड कर ले जा रहा है तो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा। अगर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर फोर्स कम लग रहा है तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आएगा। टाइटेनियम वाला केस क्यों इसका ज़्यादा हुआ, क्योंकि डी में 2 ही इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम के केस में, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और फाइनली इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं, फिर अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे से देखो, यहाँ पे इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिक्रीज कर गया। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है, D5, ठीक, D5 ये हो जाता है D6। चूंकि डी सबसेल का सील्डिंग पावर कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक जाने में इंक्रीज करता है, राइट। सील्डिंग कम है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही D6 से D7 D8 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, सील्डिंग बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो हमें कम एनर्जी लगेगा। इन दोनों जो यहाँ पे डिक्रीज किया है ना, यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू डिक्रीज की है, उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन भी यही है जो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। ठीक है, अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, यानी सील्डिंग पावर उसकी बढ़ गई, तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते। तो ये था हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आते हैं हम अपने सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। ठीक है,
सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब हम उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे 600 के आसपास था और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी 1200 के आसपास में है। जस्ट डबल एनर्जी हमें देना पड़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो हमें जस्ट डबल एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगा, 1235 है ना, 1235, फिर ये 1309, यहाँ फिर इंक्रीज किया है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ फिर इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे अगर जाएं हम, ठीक है, इसमें जो एक्सेप्शन है हमारा किसके किसके बीच में, क्रोमियम प्लस और Mn प्लस के बीच में, ठीक है। आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना 1592 और 1509 घट गया, यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए था लेकिन डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो रीजन है अब उसे समझते हैं। क्या है कि क्रोमियम प्लस और Mn प्लस होना ये चाहिए था। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है Mn प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन और हम निकालना चाह रहे हैं तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट यहाँ हो क्या रहा है, क्रोमियम प्लस की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो जा रही है कंपेरिजन टू मैंगनीज प्लस की, ठीक है। देख रहे हो ना 1509 एक छोटी वैल्यू है, 1592 एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। क्रोमियम का आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है, मैंगनीज का कम है। होना चाहिए था मैंगनीज का ज़्यादा, क्रोमियम का कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया। उसके पीछे का रीजन ये है, अगर आप इस क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन और ये 3d एंड 4s15, ये क्रोमियम के केस में होता है। चूंकि क्रोमियम प्लस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, तो ये जो s के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा S0। बात समझ में आई? ये हो गया क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन 3d5 एंड 4s होता क्या है 2, लेकिन यहाँ पे Mn प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 3d5 वो क्या है, हाफ फील्ड के केस में। यहाँ पे जो डी सबसेल है वो हाफ फील्ड है, मतलब अस्टेबल है। ये जब बहुत ही स्टेबल है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई सिस्टम अस्टेबल रहता है ना, तो उसे अनस्टेबल बनाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यही अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि D5 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और यहाँ पे बनेगा, ये S वाला है, ठीक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा हमारा D4, ठीक है। ये क्रोमियम 2 प्लस वाले में क्या हो जाएगा, ये D4, ठीक, जो कि पार्शियली फील्ड है, अनस्टेबल है, ठीक है। क्रोमियम यहाँ Cr प्लस से Cr2 प्लस में आने के बाद हमें अनस्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। डी सबसेल अनस्टेबल हो रहा है, तो वो प्लस से 2 प्लस में जाना नहीं चाहेगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे Mn प्लस है, ठीक है, यहाँ पे Mn प्लस है। अगर यदि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बाद में D5 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा Mn2 प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn प्लस से अगर Mn2 प्लस में आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है सिस्टम की, तो ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा। और ये क्रोमियम प्लस क्रोमियम 2 प्लस में आसानी से कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, इसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए क्रोमियम प्लस का आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है Mn प्लस के कंपेरिजन में। बात समझ में आई? अब आते हैं अपना नेक्स्ट ये एग्जाम्पल पे, ठीक। अब फिर देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया है, यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ से यहाँ इंक्रीज नहीं किया है। Cu प्लस से जिंक प्लस का जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन ये इंक्रीज नहीं किया है, डिक्रीज किया है। बस समझ में आई? जिंक का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जिंक का क्या हो गया है, कम हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं पहले, ठीक है। देखो Cu प्लस और Zn प्लस,
होना ये चाहिए था। Zn+ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो हमें उसमें ज़्यादा एनर्जी देना चाहिए था, क्योंकि वो राइट साइड में है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, Cu+ का आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है Zinc+ के कंपेरिजन में, ठीक है। इसके पीछे का भी रीजन सेम है, जो कि मैंने यहाँ पे भी क्रोमियम और मैंगनीज के लिए बताया था। सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो पहले, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्गन 3D10 और 4s1 होता है, ठीक है। ये कॉपर के केस में होता है, चूंकि यहाँ पे कॉपर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, तो ये s के ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिंक 3D10 और 4s2 होता है, ठीक है, 4s2 होता है। जिंक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, तो ये 4s2 की जगह पे 4s1 होगा। अब देखो, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D10 से ये Cu+ का है, ठीक है, ये Cu+ है। अगर Cu2+ में अगर हम इसे ले जाना चाहे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्गन 3D9, जो कि एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। 3D10 ये स्टेबल फॉर्म में है, ये अनस्टेबल फॉर्म में, तो ये यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहेगा आसानी से, तो हमें इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना, एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये हो गया हमारा Zinc+, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से Zinc2+ में जाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आर्गन रहेगा और ये 3D10 4s0, ठीक है। ये एक अस्टेबल फॉर्म है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आसानी से जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आसानी से जा सकता है, इसीलिए इसकी एनर्जी कम होती है इसके कंपैरिजन में। बस समझ में आई, ठीक। अब आते हैं फिर नेक्स्ट पे। तो ये हमारा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपना थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर पे, ठीक है। जैसे कि मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ही बताया कि फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, थर्ड के कंपैरिजन में फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड ज़्यादा होता है, सेकेंड के कंपैरिजन में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ देख भी सकते हो 600 से 1200 हुआ था, जस्ट डबल। 1200 से ये लगभग 2400 डबल हो गया, ठीक है। देख रहे हो ना, इंक्रीज कर रही है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। अब यहाँ से इधर जाने के बाद हमें इंक्रीज करना चाहिए था, चलो देखते हैं। यहाँ से यहाँ के इंक्रीज किया, ठीक है, 2300 से 2600, 2600 से 2800, 2800 से 2900 इंक्रीज कर रहा है, 2900 से 3200 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ देखो तो डिक्रीज कर गया। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये किसका है, Mn2+ के लिए, और ये Fe2+, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है क्या है, Mn2+। इससे आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe2+ का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, Mn का ज़्यादा हो जा रहा है किसके कंपैरिजन में, Fe2+ के कंपैरिजन में। इसके पीछे का भी रीज़न वही है। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहो तो क्या होगा, आर्गन 3D5 और 4s2। ये मैंगनीज के केस में होता है, ये मैंगनीज 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से निकल गए हैं, तो जो यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन है वो 0 हो जाएगा। और इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे आर्गन 3D5 और 3D6 और 4s2, ठीक है। ये हुआ Fe, आयरन के न्यूट्रल एटम के केस में। लेकिन यहाँ पे Fe2+ है, तो S के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा मैंगनीज 2+ का। अगर इसको मैंगनीज 3+ में हम ले जाना चाहे, ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3D4, ठीक है। एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3D से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D4, जो कि एक अनस्टेबल स्टेट है। 3D5 के कंपेरिजन में 3D4 एक अनस्टेबल स्टेट है। लेकिन यहाँ पे अगर आयरन में हम देखें तो ये क्या होगा, यहाँ से 3D5 बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन देखो, एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3D से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकाल दे तो ये 3D6 से 3D5 बन जाएगा, जो कि एक स्टेबल स्टेट है। इसीलिए आयरन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद एक स्टेबल स्टेट इसे मिल रहा है, इसीलिए इसमें हमें कम एनर्जी देना पड़ता है किसके, मैंगनीज के कंपैरिजन में। बात समझ में आई इसके रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये एक अनस्टेबल फॉर्म बन जा रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक स्टेबल फॉर्म बन रहा है। तो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है तो हमें इसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आई? दरवाजा लगा दीजिएगा उसको जरा। हाँ ओके 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 क्योंकि वो क्या होता है, हाँ वो कितना भी स्लो करेगी आपकी स्पीड तो क्या होता है पीछे से वॉइस में फिर एरर आने लगती है, मतलब वो जितना भी मॉड्यूलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो में बहुत अच्छी वॉइस आती है। जैसे कि वो उनका वीडियो आप देखना, देखो जी बहुत ही स्लो कामली बोलते हैं, बहुत स्पीड में बोल रहे हो, बहुत स्पीड में लिख रहे हो तो राइटिंग भी गड़बड़ हो जाती है और बहुत स्पीड हो जाती है। स्टार्टिंग में मैं आपको यही चीज़ बोल रही थी। स्पीड ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता, मतलब तो कौन से मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ लेकिन मैम ये बोलते कि थोड़ा सा हाँ तो सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा है ना तो उसके लिए ये इशू आ जाता है। मुझे पता है कि वो चीज़ आप पढ़ाते तो जल्दी चलता है। नहीं, पर मैं जो वीडियो देखा उसमें तो काफ़ी स्लो किया हुआ रहता है उसको। हाँ वीडियो को थोड़ा सा वो खुद करेंगे फिर स्लो, ऐसे आप स्लो बोलोगे तो उसमें वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका रीजन समझ में आ गया आप लोगों को। होता ये है कि जो Mn2+ है, Mn2 से Mn3+ जब हम बनाते हैं तो हमें D5 को D4 में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि एक अनस्टेबल फॉर्म है, और Fe2 को जब हम Fe3+ में कन्वर्ट करते हैं, Fe3 में जब कन्वर्ट करते हैं तो D6 से हमें D5 बनाना पड़ता है, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। तो ये आसानी से, ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो 3260 और यहाँ पे क्या है 2962, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है, 3200, 3400, 3500, 3800, ठीक। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज का, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि आपको पता ही होगा, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू 0 है मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हुआ, उसके मतलब उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसे हम क्या कहते हैं, केटायन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या है, वो एनायन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने पढ़ रखा है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे 3D सीरीज है, बेसिकली हमें उसके बारे में पढ़ना, उसी के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें मेनली पढ़ना है। और चूंकि जो डी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे मेटेलिक हैं, और मेटल जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है,
जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। ठीक, 3D मेटल सीरीज जो है, 3D सीरीज जो है उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या हमारे मेटेलिक हैं, और मेटल क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करना चाहते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जो 3D मेटल सीरीज हैं, 3D सीरीज के जो मेटल हैं वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं shows various oxidation state। ठीक है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो +2 से लेकर के, देखो इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3D मेटल सीरीज का, ठीक है, 3D सीरीज का जो एलिमेंट है, 3D सीरीज का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है वो क्या होता है, +2। ठीक है, क्या होता है, +2। तो ये जो 3D सीरीज की जो एलिमेंट है वो +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है हमारा 3D सीरीज में, +7 जो कि मैंगनीज शो करता है। ठीक है, तो जो ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक 3D सीरीज के एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ये जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो कर रहे हैं इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इससे जो हम कहे थे वो क्या था, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड डी सबसेल। ठीक है, डी सबसेल जो ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो डी सबसेल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, और इसी की वजह से हमने इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा था। ट्रांजिशन एलिमेंट भी हमने कहा था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद, सेकेंड लेक्चर अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डी सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ठीक है, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। और उसी इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी सबसेल की वजह से जो डी ब्लॉक की जो एलिमेंट उसमें से जो 3D सीरीज वाले हैं जिसके बारे में पढ़ना है वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। ये क्या हमारा 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज पहला एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, स्कैंडियम, छोटा हो जाएगा जगह, 3D सीरीज पहला क्या होगा हमारा स्कैंडियम, दूसरा टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन के बाद क्या आता है यहाँ पे, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक, देखो जो स्कैंडियम है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से हमने उसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा था, और उसी के वजह से ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन जो पहला एलिमेंट है इसमें हमारा क्या है, स्कैंडियम, ये सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, पहला ही एक्सेप्शन आपको मिल गया। इसका रीजन मैं अभी आके एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इस टेबल को बना लूँ। ठीक, स्कैंडियम के बाद हमारे पास क्या है, टिटेनियम। ठीक है, ये जो है ये +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। ठीक है, और +4 भी शो करता है। अब साथ ही साथ NCERT बुक
को खोल करके आप मिलाते भी जा सकते हो, ठीक है। स्कैंडियम के बाद जो वेनेडियम है, ठीक है, ये भी +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे +3, ठीक है, +3 वाले केस। अब अगर यदि हम क्रोमियम के पे आए तो क्रोमियम क्या है हमारा, ये भी +2 +3 +4 +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो करता है। क्रोमियम के बाद क्या है हमारा, मैंगनीज, ये भी +2 +3 +4 +5 +6 और +7, ठीक है। 3D सीरीज में मैंगनीज सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। आयरन के बाद क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, मैंगनीज के बाद आयरन +2 +3 +4 +5, सॉरी +5 नहीं शो करता ये, +6 और फिर +7 शो नहीं करता है, ठीक है। इसमें देखो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिसिंग है, +7 +8 तक जाना चाहिए था क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, लेकिन ये +6 और +4 तक ही सीमित रहता है, ठीक है। इसके बाद जो कोबाल्ट है हमारा, वो क्या है, कोबाल्ट में होता है हमारा +2 +3 एंड +4। कोबाल्ट के बाद निकिल में अगर आएंगे तो यहाँ पे भी वैसा ही +2 +3 एंड +4। कॉपर में होता है +2 एंड +3, और जिंक में क्या होता है हमारा, जिंक में सिर्फ और सिर्फ +2। ये है हमारा 3D सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल, ठीक है। इसे अगर आप देखोगे तो ये कुछ V शेप्ड है, ठीक है, ये कुछ V शेप्ड है, देखो, ठीक है। तो आपको कहीं पे पढ़ने को मिलेगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टेबल होता है वो कैसा होता है, इसका V शेप। अब आते हैं इसके ऊपर जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें +3 ही क्यों है, तो इसके पीछे का जो रीजन है, अगर आप देखेंगे स्कैंडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Sc का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, आर्गन 3d1 एंड 4s2, ठीक है। देखो इसमें जब भी हम, जैसे ही हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, 4s1 बचेगा, ठीक। एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसका हम निकाल दें तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये +2 ऑक्सीडेशन, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज इसका +2 होता है, +2 इसको मैंने जैसे ही किया, S के ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, ठीक है। अब होता ये है कि D के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यदि एक्सपेरिमेंट करके अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका और निकाल दे तो क्या हो जाएगा, ये आर्गन 3d0 4s0। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबेल गैस है। ये किसका है, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कि बहुत ही स्टेबल होता है। इसीलिए जब भी स्कैंडियम जो एग्जिस्ट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +3 में एग्जिस्ट करता है, +2 में एग्जिस्ट नहीं करता है। +2 में होगा, लेकिन +2 से ये तुरंत +3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि +2 से +3 में आने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बहुत ही स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आई? इसीलिए स्कैंडियम क्या है हमारा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज के, वो सभी के सभी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम एकमात्र ऐसा D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि सिर्फ और एक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये है टेबल इसका, ठीक। यहाँ पे देख लो, स्कैंडियम +3, सिर्फ और सिर्फ +3, ठीक है। अब आते हैं इसमें टिटेनियम +2 +3 एंड +4, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मैंगनीज की। ये क्या कर रहा है हमारा, +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, देखो स्कैंडियम एकमात्र ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है।
जो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये था ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है वो क्या हमारा, जिंक। जिंक 3D सीरीज में ऐसा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, स्कैंडियम क्या था हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट था जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जिंक एक ऐसा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। ठीक है, ये क्या हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो क्या करता है हमारा, डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, और 3D सीरीज में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मैंगनीज का। मैंगनीज जो है वो ऐसा Mn एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो इस पूरे 3D सीरीज में मैक्सिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और साथ ही साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है ये। ठीक है, ये क्या हमारा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, साथ ही साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, मैंगनीज का। ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है और साथ ही साथ इस पूरे 3D सीरीज में सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7, जो कि मैंगनीज शो करता है। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ ही साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये था हमारा 3D सीरीज से, 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल। ठीक है, अब आते हैं इस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज में जो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, उस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये है टेबल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो कि NCERT से ही मैंने लिया है। और उसके बाद हाँ देखो, ये है हमारे हाइलाइट्स ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद टिटेनियम +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ मैंगनीज के केस में क्या है, +2 +3 +4 तो शो कर रहा है, लेकिन +5 +6 यहाँ पे 5 6 और 7 एब्सेंट है। ठीक है, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, ठीक है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज जो है वो हाइलाइट के केस में शो नहीं करता। ये जो है वो हाइलाइट्स हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइलाइट्स ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट्स जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो ब्लैंक हो रहा है वो ऑक्साइड में एग्जिस्ट करते हैं और सम अदर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, जो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखो ये आयरन +2 +3, कोबाल्ट +3 +2 एंड निकिल +2, कॉपर +2। अब देखो कॉपर के केस में एक एक्सेप्शन ये होता है कि ये देख रहे हो कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है कि कॉपर जो है
पूरे 3D सीरीज में कॉपर एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। उसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं अगर बता देना चाहूँ तो ये होता है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे, पहले कॉपर का अगर आप लिखेंगे यहाँ पे Cu का, तो क्या होगा, ऑर्गन 3D10 और 4s1। जैसे ही यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Cu प्लस में के लिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्गन 3D10 और 4s0। चूँकि एक अस्टेबल फॉर्म होता है इसीलिए कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट जिंक, जिसका एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Zn(X)2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये थे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स 3D सीरीज के, ठीक है। अब आते हैं इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, जो कि ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंगनीज +7 में, +4, +3, +2 एंड +2, +3। आयरन की जो यहाँ पे वहाँ पे छूटा था +3, कोबाल्ट, ठीक है, कॉपर, ठीक। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज के। और हमें जो डी ब्लॉक में पढ़ना भी है वो 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में ही ज़्यादातर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D एलिमेंट्स। 3D एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।